अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट का एक पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डिपार्टमेंट का ये पेपर है जो कि 2015 में लिया गया था। अभी इसी सीट का पेपर जो है वो होने वाला है जो 27 सितंबर को। तो वो स्टूडेंट्स जो इस पेपर में अपेयर होने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और लाजमी देखें। ठीक है, और इस पेपर की रिक्वायरमेंट यही है कि इसमें 100 मार्क्स का जीके पेपर होगा जिस तरह पीपीएससी के पैटर्न पे होता है। तो इस पेपर को पास करने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 40 मार्क्स चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए। और फिर वो स्टूडेंट्स जिनका ये पेपर पास होगा देन उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, रिटन पेपर लिया जाएगा। तो रिटन पेपर में पास होने वाले स्टूडेंट का बाद में इंटरव्यू होगा, फिर उनको एलोकेट किया जाएगा। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है जी। स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें, हु रोड द फेमस नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। तो ओलिवर ट्विस्ट जो है ये किसने लिखा था जी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स डिक्सन ने लिखा था। ठीक है, ये बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। बाकी भी हम 3 एमसीक्यूज जो हैं वो देख लेते हैं जी, वो किसने लिखे थे नॉवल, क्योंकि इसी तरह ही पूछे जाते हैं। तो इसमें जी हम देख लेते हैं थॉमस हार्डे का फेमस नावल कौन सा है। तो इनके फेमस नावल का नाम है जी फार फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जी फेमस नावल है थॉमस हार्डे का। ये आपने याद रखना है क्योंकि पीपीएससी का जो पैटर्न है मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम देखें तो यही होता है कि आंसर वाला ऑप्शन तो हमने देखना ही होता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शंस होते हैं ना नेक्स्ट पेपर में, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन बना हुआ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी रुडयार्ड किपलिंग जो है इनका फेमस नावल कौन सा है। तो इनके सबसे फेमस जो नावल है उसका नाम है द जंगल बुक। ठीक है, ये स्टोरी फॉर्म में है जंगल बुक, ये जी रुडयार्ड किपलिंग की है। और चार्ल्स डिक्सन की अभी हमने देख ली जी ओलिवर ट्विस्ट, यही बुक पूछी जाती है ज़्यादातर इनकी। एक और याद रख लें आप, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ये बुक जो है ये भी चार्ल्स डिक्सन की ही बुक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है राइडर हैगर्ड। तो इनकी बुक का नाम है जी किंग सोलोमन्स माइन। ठीक है, किंग सोलमस माइन, ये जी बुक है राइडर हैगर्ड की। और राइडर हैगर्ड जो हैं इन्होंने उर्दू में भी बुक्स लिखी हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी द टर्म ओलिगार्की मीन्स। तो ओलिगार्की जो टर्म है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रूल बाय स्मॉल ग्रुप। ठीक है, और बाकी जो 3 हैं वो भी हम देख लेते हैं कि उनके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। तो इसमें ओलिगार्की जो है वो तो हमने देख लिया कि होता है जी रूल बाय स्मॉल ग्रुप। तो रूल ऑफ फ्यूडल जो होता है इसको कहा जाता है फ्यूडलिज़म। ठीक है, फ्यूडलिज़म। और ये मेडिवियल जो सेंचुरीज़ थी ना, यूरोपियन सेंचुरीज़, वहाँ पे ये यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस था बिटवीन 9 to 15th सेंचुरी। ठीक है, तो इस इरा के दौरान फ्यूडलिज़म जो थी बहुत कॉमन सी चीज़ थी यूरोप में। नेक्स्ट है जी रूल ऑफ टायरेंट। तो टायरेंट के रूल को कहा जाता है जी डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप, जैसे इटली का मसोलिनी बहुत फेमस है डिक्टेटरशिप के लिहाज से, और हिटलर जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल रूल जो है इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है जी विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है उसका नाम है जी चकोर। ठीक है, और कंप्लीट नाम है इसका चकोर पैट्रिज। और पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है मारखोर। मारखोर जो है ये भी एक इंडेंजर स्पीशी बनता जा रहा है, मतलब कि इसकी जो स्पीशीज़ के नंबर हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इस साल 2024 में यूनाइटेड नेशन जो है उसने इंटरनेशनल मारखोर डे जो है वो सेलिब्रेट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, ताकि लोगों में अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जा सके कि इस एनिमल की जो स्पीशीज़ हैं उनको बचाया जा सके। तो ये हम देख लेते हैं जी कब किया था सेलिब्रेट। तो पहला जो अभी 2024 में सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल मार्को डे, ये 14 मई को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है इन IT व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। तो HTML जो है इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी।
इन IT URL इज़ एब्रीवेशन ऑफ, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये जी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन MCQs नंबर 5 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास चूज़ द वर्ड फ्राम ऑप्शंस हैविंग नियरली द सेम मीनिंग एज द गिवन वर्ड, यानी यहाँ पे हमने सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। तो एब्ट्रूज जो है, एब्ट्रूज का सिनोनिम होता है जी हमारे पास ऑब्सक्योर, ठीक है, ऑब्सक्योर। और टच स्टोन जो है, टच स्टोन का सिनोनिम होता है जी क्राइटेरिया, ठीक है। हैवी जो है इसमें मेमोथ है, जाइगेंटिक है, एलिफेंटाइन है, और ये जो है ये हैवी के आ जाते हैं, ये ज़्यादा पूछा जाता है हैवी का वर्ड जो है ना। नेक्स्ट है एक्रीमोनियस, तो एक्रीमोनियस जो है इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, बीटर, ठीक है, बीटर, कड़वा। और सुक्सिंक्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंसाइज। नेक्स्ट है जी हमने यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग बताने हैं यानी एंटोनिम्स बताने हैं। तो मेलनकली जो है इसका मतलब होता है सैड होना, दुखी होना, तो ए वाला जो है ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। और कंफ्यूज जो है इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड, बेजल वगैरह, यानी कंफ्यूज होना। रिलैक्स का मतलब आपको पता ही है, आरामदेह, ठीक है, सुकून, पुरसकून। तो इसमें मेलनकली सैड है तो इसका एंटोनिम होगा वो होगा जी हैप्पी, जॉय, ठीक है। एमिनेंट का मतलब होता है जी मशहूर, नहीं एमिनेंट, हाँ, और इसका जो है जी ऑपोजिट वो होगा अननोन, ठीक है। ये नहीं करना कि आप समझे नोटोरियस है तो बदनाम होगा, ऐसी बात नहीं है। एमिनेंट जिसको हर कोई जानता है, एक पर्सन होता है अननोन, ठीक है। तो एमिनेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा अननोन। नेक्स्ट है कंसेंसस, तो कंसेंसस का हमने एंटोनिम बताना है, तो इसका जी हमारे पास करेक्ट आंसर है, कहाँ चला गया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिसअग्रीमेंट, ठीक है। कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, इसका सिनोनिम है, क्वालिटी तो इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। और कंसेंसस का मतलब होता है किसी एक फैसले पे मुत्फिक हो जाना, अग्री कर लेना। तो इसका एंटोनिम हमने बताना है तो वो होगा डिसअग्रीमेंट। नेक्स्ट है जी कोवर्ट, तो कोवर्ट का हमारे पास करेक्ट आंसर है जी ओवर्ट, ठीक है, ओवर्ट। ये क्लैंडस्टाइन जो है ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है जी चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस या इडियम्स, ठीक है। टू टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू टेक विद सम रिजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टू रन अमक, तो टू रन अमक जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू रन अबाउट इन फ्रेंजी। टू फील एग्जॉस्टेड का मतलब होता है जी थका हुआ फील करना, ठीक है। टू पुल स्ट्रिंग्स, तो मतलब रस्सी खींचना, रस्सियाँ खींचना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू टीज समवन, यानी किसी को आपने बहुत ज़्यादा तंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑफ द गिवन डायरेक्ट सेंटेंसेस। डायरेक्ट सेंटेंस हमें दिए गए हैं, हमने इनका इनडायरेक्ट फाइंड आउट करने हैं। सलीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगोज़, ठीक है। सलीम ने कहा कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो इसका हमने इनडायरेक्ट बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सलीम सेड डैट, क्योंकि कॉमास को जब हमने हटाना होता है तो यहाँ पे हमने डैट लगाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है नाउन प्रोनाउन की चेंजिंग होती है, तो आई जो है ये सलीम के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पे आएगा जी ही। और अगर हमारे पास ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो नरेशन में वो क्या हो जाता है जी, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो ही डिड नॉट ईट मैंगोज़, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द टीचर वाई आर यू सो लेट, मतलब टीचर पूछा कि आप इतनी लेट क्यों हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, द टीचर आस्क्ड, ठीक है, क्योंकि टीचर यहाँ पे इंक्वायर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। द टीचर आस्क्ड डैट वाई ही वाज सो लेट, ही सेड शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, यानी उसने कहा कि वो अपना काम ख़त्म कर चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, ही सेड डैट, यानी इनको हटाया, यहाँ पे आया डैट, कॉमास को हटाने के बाद शी हैड, मैंने आपको बताया था अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ फिनिश्ड, तो इसका मतलब है ये हमारे पास चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैज़ की जगह पे आ जाएगा हैड फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। ओएसिस इज़ एसोसिएटेड, तो एसोसिएट, ये ओएसिस जो टर्म है ये जी डेजर्ट के साथ एसोसिएट है।
नेक्स्ट MCQs आ गया जी जनरल साइंस का। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स डैश फ्रॉम एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर जो है ये जी सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं उनको ज़मीन तक पहुंचने से प्रिवेंट करती हैं। ओजोन जो है इसके बारे में MCQs पूछे जाते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा ये MCQs करवाए भी हैं जो हमने इससे पहले पेपर डिस्कस किए थे। तो एक तो चीज़ आपने याद रखनी है कि ओजोन जो है इसको किस तरह से लिखा जाता है। तो ओजोन गैस जो है इसको O3 से प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ओजोन जो है ये यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं ये ज़मीन पर पहुँचेंगी और जिसकी वजह से हमें जो है वो स्किन कैंसर हो सकता है। एक और क्वेश्चन याद रख लेना है कि सबसे पहला ओजोन होल जो था वो कहाँ पे डिस्कवर किया गया था। तो अंटार्कटिका में पहला ओजोन होल जो था वो डिस्कवर किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। तो मायोपिया जो है बेसिकली एक तो इस तरह से पूछा जाता है कि ये कौन से बॉडी पार्ट की डिजीज़ है। तो मायोपिया जो है ये आई की डिजीज़ है। दूसरा अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा लेंस यूज़ करके मायोपिया जो है उसको ठीक किया जाता है। तो कनकेव लेंस जो है इस लेंस को यूज़ करके मायोपिया जो है इसको करेक्ट किया जा सकता है। राइट ब्रदर्स आर रिगार्डेड एज इन्वेंटर्स ऑफ। तो राइट ब्रदर्स जो थे इन्होंने क्या चीज़ इन्वेंट की थी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एरोप्लेन जो था वो राइट ब्रदर ने इन्वेंट किया था, ठीक है। टेलीफ़ोन के बारे में बहुत दफ़ा पूछा गया है। अभी एक्साइज का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ग्राहम बेल जो था इसने 1876 में टेलीफ़ोन जो था इसको इन्वेंट किया था। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, मोबाइल फ़ोन के बारे में पूछा जाता है कि मोबाइल फ़ोन किसने इन्वेंट किया था। तो मार्टिन कूपर जो थे इन्होंने मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट किया था 1973 में। ये MCQs आपने याद रखने हैं लाजमी। बलून को देख के MCQs याद आया, ये पूछा जाता है कि बलून के अंदर कौन सी गैस फिल होती है। तो बलून के अंदर हीलियम गैस फिल होती है, ठीक है, जो गैसी गुब्बारे होते हैं। हीलियम गैस जो है इसका वेट बहुत कम होता है जिस वजह से वो गुब्बारे जो हैं वो हवा के अंदर उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी न्यूमिस्मेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है बेसिकली ये स्टडी होती है कोइंस की, ठीक है, सिक्कों की, कोइंस मनी। और यहाँ पे हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं कि उन चीज़ों की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो इसमें कोइंस मनी जो है इसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। और नंबर जो हैं जो सर्कुलर शेप्स हैं, जो मुरब्बा जिसको हम बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ट्रायंगल है, इस तरह की जितनी भी शेप्स हैं और नंबर की स्टडी जो है वो उसे मैथमेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और स्टेम्स जो है इसका पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो स्टेम्स की स्टडी को फिलैटली कहा जाता है, फिलैटली। एंड स्टडी ऑफ स्पेस इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमी। ये जो है ना ये दोनों ये ज़्यादा रिपीटेड हैं। स्टडी ऑफ स्पेस इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमी, फिलैटली इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ स्टेम्स। नेक्स्ट है जी एंटोमोलॉजी डील्स विद। एंटोमोलॉजी जो है बेसिकली ये डील करती है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के साथ, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं प्लांट्स की स्टडी को कहा जाता है बॉटनी। एंड जो इसमें मैमल्स आ जाती हैं तो एंटोमोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। प्लांट की अभी हमने देखा था स्टडी, बॉटनी में प्लांट की स्टडी की जाती है। मैमल्स की स्टडी जो है उसे कहा जाता है मैमोलॉजी, ठीक है। और केमिकल्स की स्टडी जो है वो केमिस्ट्री में की जाती है। और यहाँ पे अगर प्लांट की बात आ गई तो एनिमल का भी याद रख लीजिएगा। एनिमल्स की स्टडी को कहा जाता है जी जूलॉजी, ठीक है। जू का मतलब ही एनिमल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी मैथ्स का। व्हेन 40% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 42 द रिज़ल्ट इज़ द नंबर इट सेल्फ, वट इज़ द नंबर। यानी वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर है कि उस नंबर का जब हम 40% जो है वो ऐड करते हैं 42 में तो रिज़ल्ट जो आता है वो वही नंबर आता है। तो वो कौन सा नंबर है। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं जी। यहाँ पे देखें 40% ऑफ एक्स, ठीक है। यानी हमें नंबर उन्होंने नहीं दिया कि कौन सा नंबर है जिसका 40% है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया एक्स जो है ये नंबर है, इस एक्स का 40% हमने 42 में ऐड करना है, ठीक है। तो ये देखें 40% ऑफ एक्स, तो इसको हमने ऐड किया जी 42 में, तो आंसर जो है वो हमारे पास वो नंबर खुद आता है। अब क्योंकि नंबर नहीं दिया तो इसी वजह से हम लेट करेंगे कि एक्स ही वो नंबर है जो हमारे पास आना है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई आप इसको कर लें। 40% का मतलब है जी 40/100। तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ऑफ जो है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ऑफ की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये देखें x और प्लस आ जाएगा यहाँ पे 42 और इज़ इक्वल टू x। ठीक है, तो जब 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आएगा 40x/100 प्लस 42 इज़ इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखें 42 तो हमारे पास यहीं पे रहेगा। तो जब हम इसको इसी रकम को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये x है, तो यहाँ पे ये प्लस थी, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस। तो यहाँ पे जब ये माइनस हुई तो 100 जो है ये क्या हो जाएगा जी हमारे पास 40 इज़ इक्वल टू x/100। यहाँ पे देखें जिस तरह एलसीएम लेते हैं ना, सिंपल उन्होंने किया है कि 42 इज़ इक्वल टू x के नीचे अगर हम 1 जो है वो लेट कर लें एलसीएम लेने के लिए, तो 4x इज़ इक्वल टू 100/100। ठीक है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो वो हमारे पास जी क्या आएगा, इसको हम सिंपल कर लेते हैं। 42 इज़ इक्वल टू x माइनस 40 x/100। ठीक है, तो ये 1 0 0 से कैंसिल और x के नीचे हमने लेट कर लिया 1, तो 42 इज़ इक्वल टू एलसीएम इसका 10 ही आएगा। 10 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे, ये एलसीएम का मेथड होता है, 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 10s आएगा। ठीक है, तो ये इस 10 को हमने मल्टीप्लाई करना होता है इस ऊपर वाली रकम के साथ। तो यहाँ पे जब हम इस 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ही आएगा। ठीक है, सेंटर में माइनस। इसी तरह जब हमने इस 10 को अंदर आके इसी 10 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो उस 1 को जब हम इस 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 4x ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई किया जी, 10x में से 4x बाकी बचा 6x/100। अब यहाँ पे देखें जी सिंप्लीफाई किया जी, 42 है इज़ इक्वल टू 6x/10। अब x हमने फाइंड आउट करना है तो x इधर ही रह जाएगा हमारे पास, तो 42, तो ये 10 इधर डिवाइड हो रहे हैं तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 42 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 6 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 7 से तो हमारे पास आता है 42। तो 7 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो हमारे पास आंसर आता है जी 70। तो इसका मतलब है कि 70 ही वो नंबर है। देखिए हमने x को नंबर लेट किया था ना, तो इसका मतलब है 70 ही वो नंबर है कि जिसमें हम इसी नंबर का जब ऐड करते हैं 40% तो आंसर हमारे पास 70 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है। प्राइस ऑफ टीवी इज़ Rs 14,400, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो है जी 14,400। इट इज़ सोल्ड फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 25% एंड 10%, यानी जो डिस्काउंट इस पर दो दफ़ा डिस्काउंट दिया गया है, एक दफ़ा 25% है और देन 10% है। द रिड्यूस्ड सेल प्राइस ऑफ टीवी विल बी, तो हमने इसकी सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 9,720। तो ये मैं सॉल्व इस वजह से नहीं करवा रही कि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी लिया है, तो परसेंटेज जो है इसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैथ का ही है जी क्वेश्चन। इफ़ 15 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, देन इन हाउ मैनी डेज़ कैन 25 मैन फिनिश द सेम वर्क, यानी अगर 15 आदमी जो हैं वो एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 25 आदमी जो हैं वो उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे हमें नज़र ही आ रहा है कि ये थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन इसमें है। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रॉपर मेथड के साथ फाइंड आउट करें तो इस तरह से करते हैं, ये डेज़ हैं। ठीक है, मैन और डेज़ हैं, तो ये इसको अगर प्रॉपर हम फाइंड आउट करें, लेकिन अगर हम 1 पेपर में बैठे हैं तो हम इसके बजाय एक सिंपल ट्रिक यूज़ करते हैं। वो इस तरह से होता है कि 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, यानी पहली जो 2 रकमें दी होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो तीसरी दी होती है उस पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह देखें, तो 5 को 5 से 25 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो 5 आएगा, यानी 5 5 25 और 5 4 20। ठीक है, इसी तरह 5 1 5 और 5 3 15। अब हमारे पास बचा 3 और 4, सेंटर में क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर आएगा 12। ठीक है, तो ये देखें जी करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन x इज़ इक्वल टू 12, तो आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन ए।
समझ आया? यानी इसको इस पूरे मेथड से करने के बजाय इसमें स्टूडेंट्स ना ये होता है कि ये इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन जो है ना इसको फाइंड आउट करने में गलती कर जाते हैं, जिस वजह से उनका आंसर नहीं आता। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें 3 रकमें दी हों तो चौथी हम फाइंड कर सकते हैं। पहली 2 को मल्टीप्लाई करना है, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरी जो रकम दी हुई है उस पर हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जिस जिसकी कटिंग होती है उसको आप कट कर लें, जैसे अभी किया था 5 5 25, 5 4 20, 5 1 5, 5 3 15 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 60 का स्क्वायर जो है वो इज़ इक्वल है y मल्टीप्लाई 72। तो y की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जब हम 60 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 3600 इज़ इक्वल टू y मल्टीप्लाई 72। अब यहाँ पे देखें हमने, क्योंकि y जो है वो फाइंड आउट करना है तो y इधर ही रहेगा, 72 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटिंग की हुई है, जितनी जितनी कटिंग होती है उतनी आप कटिंग कर दें और इस तरह से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 50। बाकी आगे सिंपल सॉल्व किया हुआ है कटिंग करके। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ इट टेक 2 मिनट्स टू बॉयल 1 एग। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि अगर 2 मिनट लगते हैं एक एग को बॉयल करने में। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉयल 5 एग्स टुगेदर। तो 5 अंडों को जब हम इकट्ठा बॉयल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 मिनट में अगर एक अंडा बॉयल हो रहा है तो 5 अंडे जो हैं वो भी 2 मिनट में ही बॉयल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 10 कॉपीज़ ऑफ अ बुक इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। यानी 10 कॉपीज़ जो हैं वो जितनी प्राइस में ख़रीदी गई हैं उतनी प्राइस जो है वो 8 बुक्स को सेल करने में है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस इज़ इंकर्ड। ठीक है, हमने इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना नुकसान हुआ है या कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल देख लें कि कॉस्ट प्राइस जो है 10 बुक्स की वो एक्स है, हमें दी नहीं गई। ठीक है, यानी देखिए उन्होंने हमें दी नहीं है, तो हम जहाँ पे कुछ वैल्यू दी नहीं होती वहाँ पे हम एक्स को लेट करते हैं, एक्स है। तो हम करते हैं ना कि अगर हमने एक चीज़ की रकम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम टोटल पे डिवाइड करते हैं। तो सेम वही है कि ये हमारे पास टोटल बुक्स हैं। ठीक है, तो उनकी हमें प्राइस यानी 10 कॉपीज़ की प्राइस जो है वो हमने एक्स लेट कर ली है, तो इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे। तो सेल प्राइस ऑफ इसी तरह 8 बुक्स की हमने लेट कर लिया, एक्स है, तो एक्स डिवाइड बाई 8। तो प्रॉफिट जो है वो होता है जी इक्वल के सेल प्राइस। हमें नज़र आ रहा है कि 10 बुक्स जो हैं जितने में ख़रीदी थी उतने में 8 बुक्स सेल की हैं, तो हमें साफ पता चला है कि उसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट सिंपल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 80 है तो सिंपल इसके आगे कैलकुलेशन है। तो सिंपल देखें जब हमने इसको कैलकुलेट करना है तो ये सारी इसकी कैलकुलेशन आपने देखनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं करवाने लगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैथ की सीरीज़ में ही इसको हम प्रॉपर फाइंड आउट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है जी उसे 25% जो है वो फ़ायदा हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है। इफ़ अ कंपनी सेल्स सोप एट RS15, यानी एक कंपनी जो है वो 15 रुपये में साबुन जो है वो सेल करती है, एंड गिव्स अ स्पून वर्थ RS1.80 फ्री विद इट मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोप। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, RS12। तो ये भी है प्रॉपर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जो है ना वो अपलोड नहीं होती फिर जल्दी। एट विच ओकेजन डिड सलात बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। नमाज जो थी वो कौन से मौके पे उसको फ़र्ज़ किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन ए, मिराज के मौके पे। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मेल टू एम्बेरस इस्लाम। पहला मतलब मर्दों में पहला कौन सा आदमी था जिसने इस्लाम सबसे पहले कबूल किया था। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, हज़रत अबू बकर सदीक़ ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द होली कुरान इज़ एन अनपार्डनेबल सिन। तो शिरक जो है कुरान के मुताबिक एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं मिलती। ठीक है, चोरी है, ज़िना है, जलसी है, झूठ है, हर चीज़ की माफ़ी है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ जो शिरक ठहराएगा ना उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, सलाते इस्तिखारा
सलात इस्तिखारा इज़ ऑफर्ड फॉर, सलात इस्तिखारा जो है वो किस लिए पढ़ी जाती है? तो इस्तिखारा जो है वो डिवाइन गाइडेंस के लिए किया जाता है, अल्लाह ताला की मदद हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है मुज़दलिफ़ा इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो मुज़दलिफ़ा का मुकाम जो है वो कहाँ पे मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मिना एंड अरफात, ठीक है। मुज़दलिफ़ा जो है मिना एंड अरफात के दरमियान मौजूद है। नेम द पर्सन हु गोट द स्टेटस ऑफ सहाबी विदाउट हैविंग सीन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत अवैस करनी जो थे वो ऐसे सहाबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगैर देखे ही सहाबी का रुतबा पाया था, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास हु वॉज द कमांडर ऑफ द इन फील्ड्स इन द बैटल ऑफ अहद, तो जंग अहद में कमांडर कौन थे जी काफिरों के? तो अबू सफ़ियान जो थे वो काफिरों के कमांडर थे। द फेमस बुक ऑन फ़िक्का किताबुल खर्राज वॉज रिटन बाय, तो ये जी बहुत फेमस बुक है और बहुत रिपीटेड MCQs है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी इमाम अबू यूसुफ़ की है। इमाम मालिक की मोता है, ठीक है, और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी की भी हम साथ में ही देख लेते हैं। फ़िक्का वाली जो किताब है ये लिखी थी जी इमाम अबू यूसुफ़ ने, ठीक है, और इमाम अबू हनीफ़ा की जो PPSC में बुक पूछी जाती है उसका नाम है किताब अतहर। ये नाम आपने याद रखना है, काफ़ी दफ़ा पूछी गई है। किताब अतहर जो है ये किसकी बुक है? और इमाम शाफ़ी जो है किताबुल उम जो है ना, किताबुल उम, ये इमाम शाफ़ी की फ़ेमस बुक है। इसके अलावा अल रिसाला, ये दोनों बुक जो हैं ये पूछी जाती हैं, ये इमाम शाफ़ी की बुक्स हैं। और अल मोता जो है वो इमाम मालिक की है, ठीक है। और दारुल हिजरात जो है ये लक़ब है, ये भी इमाम मालिक का ही लक़ब है। व्हेन वाज हज मेड कंपल्सरी, हज जो था इसको कब फ़र्ज़ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ किया गया। ये पूछा जाता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? तो उन्होंने 1 हज किए था और 4 उम्रे किए थे, ठीक है। इन विच सूरा इज़ द बिस्मिल्लाह मैंशन ट्वाइस, तो कौन सी सूरत जो है उसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सूरत नमल में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है। 1 दफ़ा सूरत के स्टार्ट पे है और 1 दफ़ा सूरत की आयत नंबर 30 में है, ठीक है। और सूरत तौबा जो है इसमें कोई जो है बिस्मिल्लाह नहीं है, ये भी MCQ पूछा जाता है। और सूरत बकरा, इसके बारे में ये पूछा जाता है कि कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? तो सूरत बकरा है, 286 आयात हैं। और इसके अलावा इसमें से ये पूछा जाता है सूरत बकरा की सबसे लंबी आयत कौन सी है? तो आयत नंबर 282 जो है ये सूरत बकरा की सबसे लंबी आयत है। तीसरा MCQ सूरत बकरा से ये पूछा जाता है कि वो कौन सी सूरत है कुरान पाक की जो दुआ पे एंड होती है, ठीक है। तो वो सूरत बकरा ही है जिसका एंड जो है वो दुआ पे होता है। नेक्स्ट है जी हु एडिड द वर्ड्स अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन द फजर अज़ान, तो ये जी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हज़रत उमर ने ये वर्ड्स जो थे ये ऐड करवाए थे, ठीक है, सुबह की नमाज में कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। द एग्जेक्टिव हेड ऑफ अ प्रोविंस इन पाकिस्तान, तो प्रोविंस जो है उसका एग्जेक्टिव हेड कौन होता है जी? तो चीफ़ मिनिस्टर जो है वो पूरे प्रोविंस का एग्जेक्टिव हेड होता है। जिस तरह अभी पंजाब की CM जो है वो मरियम नवाज़ हैं। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो है जी बाई कैमरल, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये पूछा जाता है कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कौन सी गवर्नमेंट थी? तो उसमें जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फिर आता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस बाद में उसको अबॉलिश करके तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक चल रहा है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था यानी बाई कैमरल सिस्टम उसको अगेन इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। इन एब्सेंस ऑफ द प्रेजिडेंट हु वुड एक्ट एज द प्रेजिडेंट, यानी अगर प्रेजिडेंट नहीं है तो फिर प्रेजिडेंट का ओहदा कौन संभालेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है जी चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो सेनेट का जो चेयरमैन होगा वो फिर इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजिडेंट जो है वो वुड एक्ट एज द प्रेजिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच अग्रीमेंट वॉज द नेम ऑफ सीज फायर लाइन चेंज टू लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कौन से अग्रीमेंट में जो सीज़ फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था, उसका नाम चेंज किया गया था? तो शिमला अग्रीमेंट 1972 में हुआ था, इसमें नाम जो था वो चेंज किया गया था। ताशकंद अग्रीमेंट जो था ये 1966 में हुआ था बिटवीन अयूब खान एंड लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हेन डिड द सीज़ फायर लाइन कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो सीज़ फायर लाइन जो है ये कब एग्जिस्टेंस में आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन बी 1949 में, ठीक है।
कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ, तो कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसको विद द हेल्प ऑफ कनाडा बिल्ट किया गया। 50 MCQs है जी। इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ बाल्टिक फोर्ट लोकेटेड, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी। तो बाल्टिक फोर्ट जो है ये जी गिलगित बिल्तिस्तान में मौजूद है। हाफ ऑफ द सेनेटर्स आर रिटायर्ड आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, यानी सेनेटर के जो मेंबर हैं उनमें से हाफ जो हैं उनको हर 3 साल बाद जो है वो मतलब कि रिटायर किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ बर्ड इन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कहाँ पे दफन है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी। और ये पूछा जाता है कि वो कौन से थे मतलब रूलर जिनकी डेथ जो थी पोलो खेलते हुए हुई थी घोड़े से गिर के, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। हु वाज द फाउंडर ऑफ फेराजी मूवमेंट इन इंडिया, तो फेराजी मूवमेंट जो थी ये 1818 में स्टार्ट हुई। और इसका जी पूछा जा रहा है कि फाउंडर कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह जो थे वो इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, एयर मार्शल असगर खान। ये अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, तो ये MCQs उसमें पूछा गया था एज इट इज़। द पाथवे टू पाकिस्तान इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चौधरी खलीकुज़्ज़मा। द हिंदूज़ लॉन्च द स्वदेशी मूवमेंट इन द वेक ऑफ, तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो थी ये हिंदुओं ने लॉन्च की थी जी पार्टीशन ऑफ बंगाल के मौके पे, ठीक है। इन्होंने कहा था जी हम बाइकआउट कर देंगे ये वो, तो ये इन्होंने लॉन्च की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के मौके पे। नेक्स्ट है जी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था ये पास किया गया था जी 18 जुलाई 1947। मोस्ट रिपीटेड MCQs, हु वाज द स्पीकर ऑफ द सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, डॉक्टर अब्दुल वहाब जो थे वो सेकेंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी पाकिस्तान की उसके स्पीकर थे। जिन्ना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान एन इम्पोर्टेंट बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म वॉज रिटन बाय बुलिथो हेक्टर बुलिथो जो थे इन्होंने ये बुक लिखी थी। सोल स्पोक्समैन जो है ये बुक है आयशा जलाल की। एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान ये बुक है के अजीज़ की, ठीक है। और स्टैनले वुलपर्ट जो है इनकी बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मैं आपको लिखवा ही देती हूँ, बुक्स के नेम आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं जी। ना सोल स्पोक्समैन, ठीक है, ये बुक थी जी आयशा जलाल ने लिखी है, ठीक है। के अजीज़ ने लिखी है जी मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। और बुलिथो हेक्टर की यही पूछी जाती है जो अभी हमने डिस्कस की। और एक स्टैनले वुलपर्ट जो हैं इनकी 2 बुक्स के बारे में पूछा जाता है। एक तो इनकी बुक है जी जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये PPSC में बहुत दफ़ा पूछी गई है, जिन्ना ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी इनकी बुक है जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। ये 2 बुक्स जो हैं ये के अजीज़ की स्टैनले वुलपर्ट की हैं, ठीक है, बहुत दफ़ा पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुमन पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन ए, बेगम जहान आरा शाह नवाज जो थी उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। 1 पे MCQs है। प्रिंस दारा शिकोह वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिज ब्रदर एम्परर औरंगजेब। दारा शिकोह वाज अ डिसिपल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, तो ये हज़रत मियाँ मीर के डिसिपल थे, शागिर्द थे, ठीक है। द मुग़ल एम्परर अकबर वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, तो मुग़ल मतलब जो बादशाह अकबर थे वो कौन से सिटी में पैदा हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उमरकोट में, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड द नोबल प्राइज़ इन, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे इनको नोबल प्राइज़ दिया गया था, तो ये हमने बताना है, तो 1979 में दिया गया था। ये भी अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले पेपर में MCQs पूछा गया था, इवनिंग वाले पेपर में। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगेन मई 1817, तो ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ये स्टार्ट हुई जी थी मैरूत के मुकाम से, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जंग आज़ादी में पहली गोली जो थी वो किसने फायर की थी, तो मंगल पांडे जो था, मंगल पांडे, इसने पहली गोली जो थी ये चलाई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। हु फर्स्ट यूज़ द टाइटल महात्मा फॉर मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास करमचंद गांधी के लिए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने ये महात्मा का वर्ड जो था वो यूज़ किया था। नेक्स्ट है जी, गांधी कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ 1940 गांधी ने जो रेजोल्यूशन थी 1940 में की गई थी उसको क्या कहा था, तो गांधी ने उसे जी मॉरली रॉन्ग कहा था।
इन पाकिस्तान इन एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हिज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द, यानी पाकिस्तान में अगर चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, यानी अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो जो होगा सेनेट का स्पीकर वो करेगा चेयर, और अगर चीफ मिनिस्टर नहीं है तो सारा कंट्रोल जो है वो कौन संभालेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सीनियर मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस। द हेडक्वार्टर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड इन, तो ECO जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, तो ईरान में है, ठीक है। ईरान का कैपिटल है तेहरान, तुर्की का कैपिटल है अंकरा, और पाकिस्तान का कैपिटल है जी इस्लामाबाद, ठीक है। और ECO जो थी ये 1985 में बनाई गई थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये पहले RCD थी, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। तो ये RCD जो थी ये 1964 में बनी थी, बाद में इसी को ट्रांसफॉर्म करके 1985 में ECO बना दिया गया। नेक्स्ट है विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स सीरीन ब्यूटी, तो जम्मू और कश्मीर की जो लेक है जी लेक दाल लेक जो है ये अपनी ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट 70 पे MCQs है जी, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया के लिहाज से पंजाब का जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है बहावलपुर। बालाहिसार फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो बालाहिसार फोर्ट जो है ये पेशावर में मौजूद है, ठीक है। ये दोनों MCQs बहुत दफ़ा अभी भी पूछे जा रहे हैं, ठीक, पेपर्स में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट डेज ऑफ कायद, तो लास्ट डे ऑफ कायद जो है इसके ऑथर थे जी कोल इलाही बख्श। AK अजीज़ अभी हमने डिस्कस की थी इनकी बुक मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये तीनों MCQs जो हैं ये अभी तक पूछे जा रहे हैं, यानी पास्ट पेपर्स जो हैं उनमें से बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया जा रहा है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट थे जी इस्कंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज अपोज्ड बाय, तो अफ़गानिस्तान जो था ये इसने अपोज़ की थी जी पाकिस्तान की मेंबरशिप यूनाइटेड नेशंस में, और इस यूनाइटेड नेशन को डिटेल के साथ प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया जा चुका है, और ये MCQs अभी भी पूछा गया है, 2-3 दफ़ा पूछ लिया गया है 2024 के पेपर्स में। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। द लास्ट स्पर इज़ द फेमस पेंटिंग ऑफ, तो लास्ट स्पर जो है ये लियोनार्डो डा विंसी की फेमस पेंटिंग है, इसलिए इसके अलावा मोनालिसा वाली जो पेंटिंग है वो भी इन्होंने ही बनाई थी। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज, दुनिया में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी वो थी सिरिमावो बंदरनायका, और ये श्रीलंका की थी, ठीक है, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अगर मुस्लिम वर्ल्ड में पूछा जाए कि मुसलमान कंट्रीज़ में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो वो जी बेनज़ीर भुट्टो बनी थी, ठीक है, मुस्लिम वर्ल्ड में। द फेमस बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वाज रिटन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, ये बुक जो है ये स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी थी। मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन OIC, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो इसकी जी लैंग्वेजेस पूछी जा रही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, 3 जो हैं ये इसकी लैंग्वेजेस हैं। D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो DA जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है जी डेवलपिंग कंट्रीज़ की। द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज़, तो इंडोनेशिया की करेंसी जो है उसका नेम है जी रुपया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है जी रुपया, ठीक है। और व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, तो कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा, कनाडा ओटावा। AFP इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री, तो AFP जो है ये है जी फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी, ठीक है। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नर्ड इन, तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट था वो किया गया था जी साउथ अफ्रीका में। और यहाँ से समटाइम इस तरह भी MCQs पूछा जाता है कि पहला हार्ट जो था उसकी ट्रांसप्लांटेशन किसने की थी, तो डॉक्टर का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है व्हेन डिड मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग, तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो थी इन्होंने मुस्लिम लीग को 1939 में ज्वाइन किया था। इनमें से कौन सी ज़रबुल मिसल दुरुस्त है, चील के घोंसले में मांस कहाँ, ऑप्शन A इज़ करेक्ट, और ये अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर वाले पेपर में, इवनिंग वाले पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट है आप काज महाकाज, तो इसका मतलब होता है कि जो काम खुद किया जाए वही बेहतर होता है, यानी आप दूसरों पे डिपेंड कर रहे हो, उन्हें काम अपना दे रहे हो, तो हो सकता है वो उस तरह से ना करें जिस तरह से आप खुद कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। गरीब की जोरो सबकी बाबी, इस ज़रबुल मिसल से क्या मुराद है, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन
ए, गरीब पर सबका ही बस चलता है, ठीक है। यानी गरीब जो है बंदा, उसको कोई आजकल के दौर में कुछ समझता ही नहीं, जो किसी के दिल में आता है उससे बात करके चला जाता है, ठीक है, ना कोई उसका साथ देता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि गरीब की जोरो सबकी भाभी, यानी जिसका जो दिल में आए वो कह के जा सकता है गरीब को। उर्दू लफ्ज़ जो है ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उर्दू जो है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है लश्कर। उर्दू अदब में किस शख्सियत ने बच्चों के लिए ख़ुसूसन सबसे ज़्यादा लिखा? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, इस्माइल मेठी, ठीक है। इन्होंने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है उर्दू में और इनको बच्चों का शायर भी कहा जाता है। गालिब का हाली से क्या रिश्ता था? तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उस्ताद का रिश्ता था, ठीक है। गालिब जो थे हाली के उस्ताद थे। हिंदुस्तान के कौन से अदीब को नोबल प्राइज़ जो था वो दिया गया था, यानी अदब का नोबल इनाम उर्दू में से नोबल प्राइज़ को ही कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, ठीक है। चचा छक्कन के मुसन्नफ़ का नाम क्या है? तो चचा छक्कन के मुसन्नफ़ का नाम है जी इम्तियाज़ अली ताज। और ये उर्दू की जो हमने एक सीरीज़ चलाई थी, आई थिंक उसमें 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ऑलमोस्ट अभी तक जो भी हमने MCQs उर्दू के देखे हैं ना, ये सारे उस वीडियो के अंदर मैंने प्रॉपर ट्रिक्स के साथ आपको करवाए हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, तो काइंडली जाके वो वीडियोस देखें। नेक्स्ट अखबार कॉमरेड किसने जारी किया? तो ये जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जारी किया था। उर्दू का सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, कली कुतुब शाह जो हैं इनको पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। मिर्सिए के हवाले से सबसे मोतबर नाम किसका है? तो मीर अनीस जो हैं इनको मिर्सिए के हवाले से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के पहले मजमूए का नाम बांगे दर्रा है, ठीक है। बांगे दर्रा के अंदर ही शिकवा जवाब शिकवा और इसके अलावा और भी बहुत सारी नज़में जो हैं वो इसी के मजमूए में पूछी जाती हैं। इबलीस की मजलिस शूरा ये अल्लामा इकबाल की हैं जी। ठंडा गोश्त और काली शलवार तो ये जी सआदत हसन मंटो के हैं, ठीक है। अफसाने हैं ये दोनों। ये भी पूछा जाता है कि ठंडा गोश्त और काली शलवार नावल हैं, नसर है, क्या है? तो ये अफसाने हैं। सआदत हसन मंटो अफसाने के लिए बहुत फेमस थे। नेक्स्ट है मशहूर टीवी ड्रामा वारिस किसने लिखा? तो ये जी अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था। तो अभी के लिए जितने भी MCQs हमने डिस्कस किए हैं उर्दू के, सेम एज़ इट इज़ ट्रेंड अभी यही चल रहा है, यही MCQs बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जाके सारी वीडियोस लाजमी देखें, जितनी भी पास्ट पेपर को डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।